हेलो दोस्तों, तो आज से मैं अपने इस चैनल पे एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त न्यू डोंगा स्टार्ट करने वाला हूं। आप सभी दोस्तों को ये डोंगा बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो बिना देर किए इस अमेजिंग डोंगा को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सीरीज़ की मेन कैरेक्टर हमारे हीरो यांग काई को देखते हैं, जो कि ट्रायल डिजाइबल कंपटीशन में वो अपने सेट के हर एक अलग अलग स्टूडेंट से फाइट कर रहा होता है, पर वो हर एक फाइट में हर एक से हार रहा होता है। और वहाँ एक लड़की भी होती है जिसका चेहरा दिखाया नहीं जाता, मगर वो उन सभी फाइट्स का रिजल्ट अपने उस रिजल्ट बुक पे लिख रही होती है, जिसमें यांग काई सभी फाइट्स में हार ही रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा यांग काई इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि वो लड़कियों के साथ हो या फिर एक जूनियर स्टूडेंट के साथ वो उनसे भी मार खा रहा होता है, और एंड में वो इतना ज़्यादा मार खा लेता है कि उसे दोबारा उठना भी मुश्किल होता है और वही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो उसके सामने सेट मास्टर होता है, जो इस कंपटीशन में जो भी स्टूडेंट कंपटीशन फाइट जीत जाता है तो वो उसका स्टूडेंट बनने के लिए क्वालिफाई कर लेता है। बट इसकी हालत को देखकर मास्टर समझ जाता है कि ये कभी भी क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वो मास्टर से मिलने जाता है। वहाँ वो मास्टर यांग की बोन्स चेक कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि बेटा, तुम्हारी जिस्म की हड्डियाँ पैदाइश ही कमज़ोर है, ये कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी। तुम्हें जितना जल्दी हो सके वापस माउंटेन में चले जाना चाहिए, वहाँ तुम जानवरों को पाल सकते हो और अपनी आराम की ज़िंदगी गुजार सकते हो। जिस पर यांग उसे कहता है कि मास्टर, ये मेरा एक सपना है कि मैं मार्शल आर्ट स्किल सीखूं, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे एक और मौका दे दो। ये देखकर मास्टर उसे जवाब देता है कि बेटा, अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते हो तो हमारे सेट रूल्स के हिसाब से तुम्हें अब यहाँ रहने के लिए हमारे सेट में काम करना होगा, एक नौकर की तरह, जिससे तुम्हें इसके बदले यहाँ खाना पीना दिया जा सके। क्या तुम इस पे राजी हो? ये सुनकर यांग जवाब देता है कि मास्टर, मुझे परवाह नहीं है, मुझे यहाँ रहने दीजिए। जिस पर मास्टर उसे कहता है कि अब अगर तुमने इन 3 सालों में टेम्परिंग बॉडी के लेवल 3 पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए या फिर तुमने यहाँ कुछ भी गलत किया तो हम तुम्हें तुरंत ही यहाँ सीधा इस सेक्ट से निकाल देंगे। जिस पर यांग उठकर उसे जवाब देता है कि मास्टर, अगर मैं इन 3 सालों में बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा सका तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा, ये वादा है आपसे। जिसके साथ ही यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है और अब हम देखते हैं कि यांग काई अब एक और ट्रायल चैलेंज कंपटीशन में वो compete कर रहा होता है, जहां उसकी ये फाइट जू डिंग जून से होने वाली होती है। यांग उसे कहता है कि मेरा नाम यांग है और मैं बॉडी टेम्परेक लेवल 3 पे हूँ। जिस पर वो डिजाइबल जवाब देता है कि मेरा नाम डिंग जून है और मैं बॉडी टेम्परेक लेवल 5 पे हूँ। वहीं बाकी सभी स्टूडेंट उनकी फाइट देखने के लिए वहां जमा हुए होते हैं। वहीं उन्हें देखकर एक लड़की कहती है कि ये कितनी गलत बात है, एक 5th लेवल बॉडी टेम्परेक डिजाइबल की फाइट एक मामूली 3rd लेवल बॉडी टेम्परिंग डिसेबल से हो रही है। जिस पर दूसरा स्टूडेंट उसे जवाब देता है कि यार, ये सेट रूल्स में आता है और इससे कमजोर वाले का ही फायदा है, वो जीत तो नहीं सकता, एटलीस्ट कुछ सीख तो लेता है। वैसे भी यहाँ हमारे सेट में 3rd लेवल बॉडी टेम्परेक डिसेबल होने चाहिए यार, इनको हराकर हम अपने पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, हमारा फायदा है इसमें। जिस पर दूसरा लड़का उसे कहता है कि अगर सिर्फ कमजोर से फाइट करोगे तो तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि सेट रूल्स के हिसाब से एक लो लेवल डिसेबल सिर्फ 5 दिन बाद ही दूसरे सभी डिसेबल को चैलेंज कर सकता है, इससे पहले नहीं। मगर हमारा यांग तो हर 5 दिन बाद हमें चैलेंज दे रहा होता है। यांग काई पिछली बार काफी जख्मी हुआ था, बट फिर भी 5 दिन बाद आज इसने दोबारा हमको चैलेंज दे दिया, अगर डिंग जून से बच गया तो मैं इसे फाइट करूंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यांग तुरंत ही डिंग जून पे फिस्ट अटैक करने जाता है, मगर डिंग जून भी उस पे एक जोरदार पावरफुल फिस्ट अटैक करके उसे पीछे कर देता है। सिर्फ इस एक मुक्के से ही यांग को काफी ज्यादा दर्द महसूस होने लगती है, पर तभी वो खुद को संभाल लेता है। जिसके साथ ही तुरंत ही वो दोबारा से गुस्से के साथ उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है और यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। वहीं उसे फाइट करते हुए देखकर बाकी स्टूडेंट आपस में बात करते हैं कि हमने तो सोचा था कि ये यांग तो 1 साल में भी यहाँ टिक नहीं पाएगा, मगर इसने तो ऐसे ही मार खाते खाते यहाँ ऑलमोस्ट 3 साल गुजार दिए और ये आए हर एक फाइट में ये
आखिरी दम तक लड़ता है मगर हार नहीं मानता। वही लगता है कि आज भी यही करने वाला है। बट तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिंग जुन अपनी मार्शल आर्ट स्किल की मदद से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसमें पंचेस की बरसात कर रहा होता है और यांग उसकी हर एक पंच को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी डिंग जुन अपने एक ही पंच से उसे नीचे गिरा देता है मगर वो दोबारा से गुस्से के साथ उठ जाता है और फाइट करना शुरू कर देता है और यहाँ पे इन दोनों की फाइट दोबारा शुरू हो जाती है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। वहाँ एक पेड़ के ऊपर एक लड़की बैठी हुई होती है जो कि मास्टर की बनाई हुई एक टीम की मेंबर होती है जिसका काम होता है कि वो सभी ट्रायल फाइट का रिजल्ट अपने रिजल्ट बुक पे नोट करें और यहाँ पे वो नोट करने आई हुई होती है। मगर ये लड़की बड़ी उदास होकर यांग को देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ यांग बड़े जबरदस्त मार्शल आर्ट कुंग फू स्किल की मदद से डिंग जुन से फाइट कर रहा होता है और बड़ी टेक्निक के साथ बार बार डिंग जुन पे अपने पंचेस के अटैक कर रहा होता है। मगर डिंग जुन उससे काफी ज्यादा स्किलफुल होता है और काफी मार्शल आर्ट में उसकी स्किल अच्छी होती है। इस वजह से वो ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो उसके हर एक अटैक से बड़ी आसानी से बच रहा होता है और उल्टा बार बार यांग को पीट रहा होता है। वो उसे उठा उठा कर नीचे जमीन पे पटक पटक के मार रहा होता है और फिर आखिर में उसे उठा के जमीन में फटक के फेंक देता है। वहीं उसकी हालत को देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि क्या सच में ये हार गया। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की अब अपना पेन और बुक उठाकर उस पर अब नोट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उनमें से एक स्टूडेंट अपने साथियों से कहता है कि मुझे नहीं लगता ये हार मानने वाला है, तो चलो बेट लगाते हैं यांग कितने राउंड बाद ये इस फाइट में हार मानने वाला है। आखिरी बार इसने फाइट में 10 राउंड्स के बाद तब जाकर इसने हार मानी थी। तो आज देखते हैं ये कब तक टिक पाता है। इसके साथ ही वो लोग एक बोर्ड उठाकर उसे एक पत्थर पे रख देते हैं जहां अब इनने बेट लगाना शुरू कर दी थी। तभी दूसरी तरफ यांग दोबारा से उठकर तुरंत ही डिंग जुन पे अटैक करना शुरू कर देता है। डिंग जुन भी उसे फाइट करते हुए उसे कहता है कि सच में तुम में तो दम तो है मगर ये सोचना भी मत कि तुम मुझे हराओगे। इसके साथ ही वो तुरंत ही एक पावरफुल एनर्जी फिश पंच उसके मुंह पे दे मारता है जिससे यांग के मुंह से खून निकल जाता है। वहीं इस अटैक से यांग दोबारा जमीन पर जाके गिरता है। ये देखकर वो लड़की भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी यांग खुद से कहता है कि डिंग जुन के सभी पंचेस अटैक मुझे साफ दिखाई देते हैं, मुझे दोबारा उठना होगा, मैं हार नहीं सकता। तभी डिंग जुन अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी का शुक्रिया यहाँ मेरे फाइट देखने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया। ये देख के कोई भी स्टूडेंट रिएक्ट नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसके पीछे यांग इतना जख्मी होने के बाद भी दोबारा उठ जाता है। ये देखकर एक स्टूडेंट कहता है कि इस वीक में ये पहली फाइट है जिसमें यांग ने डिंग जुन को चैलेंज दिया मगर ये फिर भी हार नहीं मान रहा है। जिस पर दूसरा लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है यांग खुद ही इसका एंड नहीं करना चाहता क्योंकि इस डिंग जुन को ये दोबारा भी चैलेंज दे सकता है यार। वहीं दूसरी तरफ यांग दोबारा से खड़ा हो जाता है और दोबारा वही उसकी पूरी हिम्मत का हौसला अभी भी बुलंद हुआ होता है। वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुआ होता है पर फिर भी डिंग जुन को गुस्से के साथ कहता है कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। ये देखकर डिंग जुन गुस्से के साथ उसे कहता है कि तुम तो हर 5 दिन बाद हमको चैलेंज दे रहे होते हो, लेवल तो तेरा आज तक इंप्रूव नहीं हुआ। इसके साथ ही तुरंत ही वो दोबारा से यांग पे अटैक करना शुरू कर देता है और यहाँ पे इन दोनों की बड़ी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पे लगातार एक दूसरे पे अटैक करी जा रहे होते हैं। उन दोनों की फाइट को देखकर वो लड़की खुद से कहती है कि इन 3 सालों में इसने अब तक 148 गेम खेले हैं और ये यांग अब तक हर एक गेम में हार चुका है, आज तक कभी नहीं जीता। पर दूसरी तरफ यांग का हौसला अभी भी काफी ज्यादा बुलंद हुआ होता है। वो पूरी हिम्मत के साथ लगातार डिंग जुन पे अटैक ही कर रहा होता है। तभी वो डिंग जुन को एक जोरदार लात मार के उसे पीछे कर देता है। ये देखकर एक स्टूडेंट उसे कहता है कि वाह, इसने तो आखिरकार एक अच्छा वार भी किया। इस पर दूसरा डिसाइबल डिंग जुन से कहता है कि अरे कम ऑन, तू इस लूजर से मार खा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, इसको अभी सबक सिखा। तभी दूसरी तरफ यांग एक के बाद एक लगातार डिंग जुन पे अटैक करी जा रहा होता है। उस पर मुक्की बरसात करना शुरू कर देता है मगर डिंग जुन बड़ी आसानी से उनके सभी अटैक को डिफेंड करते हुए मौका देकर तुरंत ही उसके पैरों पे अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, जिस पर जख्मी यांग दोबारा उठ जाता है। और जैसे ही अटैक करता है कि तभी डिंग जुन अपने एक ही वार में उसे 5 पंचेस के एक साथ मार देता है और फिर उसे गले से पकड़कर उसे कहता है कि लूजर, हार मान ले। फिर एक हाथ से उसे ऊपर उठाकर जमीन में उसे फटक के उसे फेंक देता है। तभी इतना मार खाने के बावजूद यांग एक बार फिर से हिम्मत करके उठ जाता है। ये देखकर एक लड़की हैरान होती हुई कहती है कि अब हार मान लो, 1-2 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए इतना
सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बार बार उठाकर मारने के बाद उसे उड़ता हुआ देखकर डिंगजुन भी अब बोर हो चुका होता है, जिस पर वो कहता है कि अब तो मुझे ये सब खत्म करना ही होगा। और जैसी यंग उस पे एक पावरफुल स्पिरिचुअल पंच अटैक करने लगता है कि तभी डिंगजुन तुरंत ही बड़ी जबरदस्त मूव के साथ उसे एक जोरदार लात मार के उसे दूर उसकी टांग पे दे मारता है, जिसे वो दोबारा उठ नहीं पाता। ये देखकर एक स्टूडेंट कहता है कि डिंगजुन तुम गुस्सा हो यार, मगर तुम्हें इस लूजर को जान से नहीं मारने की जरूरत, मैं इसको संभाल लूंगा, मुझे करने दो। और वो जैसे ही उसको सबक सिखाने के लिए वो यंग को किक मारने लगता है कि तभी वो लड़की उसकी एक चुटकी से वो वहीं पे फिसल कर गिर जाता है और वहीं बैठ जाता है, जिस पर वो लड़का खुद से कहता है कि मैं यहाँ ऐसे कैसे बैठ गया। इसे देखकर बाकी स्टूडेंट उस पर हंसते हैं। तभी उनमें से एक स्टूडेंट अपने साथियों से कहता है कि मास्टर की बनाई हुई डार्क पवेलियन टीम की हर एक फाइट को वो चुपके से देखकर रिकॉर्ड करते हैं और उसमें होने वाली हर चीज को वो नोट भी करते हैं। फजूल की यहाँ हरकतें मत करो, चलो अब यहाँ से चलते हैं, वरना वो हमारे बारे में कुछ भी गलत लिख देंगे और हम किसी फजूल मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो चलो यहाँ से चलते हैं। इसके साथ ही वो उस मोटू को उठाकर वहां से सभी स्टूडेंट चले जाते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की अपना वो बुक बंद कर सीधा खड़ी हो जाती है और फिर नीचे आ जाती है और वहां यंग को देखने लगती है। जिसके बाद वो यंग को पकड़कर एक पेड़ के पास ले जाती है जो कि वहां पे बेहोश हुआ पड़ा होता है। वो उसे देखकर खुद से कहती है कि अगर तुम इस चट्टान से लगकर बेहोश ना होते तो मुझे डर था कि कहीं तुम्हें ये लोग जान से ना मार दे, क्योंकि तुम हार नहीं मानते और ना कभी मानते हो। तुम हर बार अपने से हाई लेवल स्टूडेंट्स को चैलेंज दे देते हो और बाद में इतनी आसानी से हार भी नहीं मानते, इतना मार खा लेते हो कि कोई सोच भी नहीं सकता। जब तक तुम्हारी ऐसी हालत नहीं हो जाती तुम नहीं हार मानते। और फिर उसके हाथ पे अपना एक पेन किलर की एक बोतल रखते हुए उसे कहती है कि मुझे समझ नहीं आता तुम अपनी जिंदगी इतनी मुश्किल में क्यों डाल देते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं कंपटीशन में तुम्हारी मौत ना हो जाए। ये बोलते ही वो उसे कुछ देर के लिए देखने लगती है और फिर वहां से उदास होते हुए सीधा चली जाती है। इसके बाद काफी वक्त गुजरने के बाद यंग को होश आ जाता है और वो अपनी आंखें खोलता है तो अब शाम हो गई होती है। वो अपने अंदर काफी दर्द महसूस कर रहा होता है, उसकी हालत काफी खराब हुई होती है, काफी जख्मी भी हुआ होता है कि तभी उसे अपने हाथ में वो पेन किलर की बोतल नजर आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और फिर वो आसमान की तरफ उस ढलती हुई सूरज की तरफ देखकर खुद से कहता है कि मैं फिर से हार गया, मगर इस बार मुझे अपने अंदर उम्मीद नजर नहीं आ रही। जिस पर वो उन पेन किलर की बोतल को देखकर खुद से कहता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मगर मैं फिर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम कई सालों से खामोशी से हर बार मुझे देखती हो और मेरे हारने के बाद मुझे ये पेन किलर देती हो, जिससे कुछ दिनों तक तो मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ दोबारा और अपने फाइट के लिए दोबारा लड़ने के काबिल भी बन जाता हूँ। एक दिन मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गेम जीतूंगा, ये वादा है मेरा आपसे, जिसे तुम अपने आंखों से देखोगी। इसके बाद उसने जमा की हुई उन लकड़ी को उठाकर अपने पीछे लगाकर वहां से जाने लगता है कि तभी वो पीछे मुड़कर देखकर खुद से कहता है कि अगर मैंने इन 3 सालों में बॉडी टेम्परिंग के लेवल 3 पे ब्रेक थ्रू नहीं किया तो मैं तुझे देखने का मौका भी खो दूंगा। जिसके साथ ही वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हम यंग के घर को देखते हैं जो एक छोटा सा एक कमरा होता है। यंग अंदर आकर अपनी जमा की हुई उन लकड़ियों को साइड पे रख देता है और फिर वो मोमबत्ती जलाता है। जिसके बाद तभी उसको काफी दर्द महसूस हो जाती है अचानक से, जिस पर वो उस पेन किलर के उस बोतल को देखता है और खुद से कहता है कि इस लिक्विड मेडिसिन को हासिल करने के लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, मुझे इसे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना होगा। जिस पर वो उस बोतल की 3 ड्रॉप उस पानी में डाल लेता है और एक कपड़ा उसमें से गीला करके और फिर वहां लेटकर उससे अपने जख्मों पे लगाना शुरू कर देता है और उन्हें साफ करने लगता है। यंग अपनी हालत और अपनी ताकत का सोचकर रोने लगता है और उसके आंखों से खून की आंसू आना शुरू हो जाते हैं और तभी उन खून की आंसू का एक ड्रॉप उसके उस पत्थर पे गिर जाता है जिस पे उसने सर रखा होता है उस पे, और उस ड्रॉप का गिरने से उस पत्थर से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। वही यंग को कोई खबर नहीं होती, वो अपनी हालत की वजह से उदास होकर सोच रहा होता है और जैसी उसके खून के आंसू उस पत्थर पे गिर रहे होते हैं वैसे ही ये और ज्यादा रोशनी बढ़ने लगती है उस पत्थर की। कि तभी हम देखते हैं कि वो पूरा पत्थर एक्टिवेट हो जाता है जिससे उसकी एनर्जी यंग की हेड में जाने लगती है। कि तभी यंग डर के मारे तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर उठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो पत्थर काफी खतरनाक किस्म की ऑरा निकाल रहा होता है और साथ ही वो हवा में फ्लोट भी कर रहा होता है। इसके साथ ही यहाँ पे ये जगह भी चेंज हो जाती है। यंग जब देखता है तो वो खुद को एक गुफा में खुद को पाता है जहाँ से इसने सर के नीचे तकिए रखने के लिए इस पत्थर को यहाँ से उठा के लाया था। यंग खुद से
कहता है कि ये तो वो जगह है जहाँ मुझे ये पत्थर मिला था, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे इस पिल्लू स्टोन की वजह से ही सब ये हो गया। यांग उस पे लगा खून को साफ करने लगता है कि तभी उसकी वजह से उसमें से कुछ लिखा हुआ शो होता है, जिसमें लिखा होता है कि सिर्फ खून का ब्लड से ही इस स्टोन को एक्टिवेट किया जा सकता है। इसे गोल्डन बॉडी कहते हैं। जिस पर यांग खुद से कहता है कि इसका मतलब यू स्टोन पिल्लू एक तरह स्पेशल का सीक्रेट बुक है, ये मेरा खून की वजह से ही अवेक हो गई है। इस खून से इसके अंदर कुछ भी नजर आने लगता है, जिसके साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि यांग अभी भी सो रहा होता है। वो बस ये एक ख्वाब की तरह ही देख रहा होता है और वो स्टोन अभी भी एक्टिवेट हुआ होता है, जिसकी वजह से वो अपने ड्रीम में वो सब देख रहा होता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमारा दोबारा वहीं पे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो सिगरेट बुक कहीं उड़ कर जा रही होती है और यांग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उसके पीछे पीछे भागी जा रहा होता है। पर तभी अचानक से उसके आगे एक काई आ जाती है और वो गिरते गिरते बाल बाल बच जाता है। तभी वहाँ किसी की आवाज आती है जो कि उसे कहती है कि यांग, क्या तुम मुझसे फाइट करने की हिम्मत कर सकते हो? यांग जैसी मुड़कर देखने लगता है कि तभी कोई उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो फिसल कर नीचे गिर जाता है, पर तभी वो गिरने से खुद को बचा लेता है। यांग ने उस चट्टान को पकड़ा होता है और वहां से लटक रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन डिंग जून होता है और वो उससे कहता है कि यांग, अगर तुम हार मानते हो तो मैं तुझे गिरने से बचा लूंगा। जिस पर यांग उसे कहता है कि कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही ऊपर आ जाऊंगा। जिस पर डिंग जून उसके हाथ पे अपना पैर रख देता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है और उससे कहता है कि अब करके देखा। ये देखकर यांग उसे कहता है कि डिंग जून ऐसा कभी भी नहीं करता और ना कर सकता है, कौन हो तुम? जिस पर वो जवाब देता है कि फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं चाहता हूँ यांग तुम यहाँ हार मान लो और मुझसे अपनी जान की भीख मांगो। अगर तुम मान जाओ कि तुम एक लूजर और नाकाम लड़के हो, मैं तुझे ऊपर ले आऊंगा, वरना मैं तुझे नीचे फेंक दूंगा। इस पर यांग उसे जवाब देता है कि बाढ़ में जा, जिसके साथ ही वो उसे लात मार के नीचे फेंक देता है, जिससे यांग नीचे गिरते हुए पानी में जाकर गिरता है और फिर ऐसी वो पानी के अंदर की गहराइयों में जाकर गिरने लगता है कि तभी नीचे कुछ जंजीरें लटकी हुई होती हैं। उनसे जैसी यांग टकराता है कि तभी एक जंजीर तुरंत ही उसे बांधकर उससे जान से मारने लगती है। उस जंजीर पे एक स्पेल एक्टिवेट हुआ होता है। यांग अपनी पूरी कोशिश करते हुए खुद को जंजीरों से निकालने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो जंजीर काफी टाइट हुई होती है, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और इससे उसकी पावर से वो जंजीर एक्टिवेट हो जाती है और फैंग बड़ी आसानी से उस जंजीर को तोड़ देता है और फिर तुरंत ही ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ उस जंजीर में जो पावर एक्टिवेट हुई होती है, वो पावर सीधा नीचे होते हुए उस जंजीर की मदद से एक स्केलेटन का लोग उसके अटैच हुई होती है, उसका वो लोग उस पावर से उसको खोल देती है। दूसरी तरफ यांग बड़ी मुश्किल से उस पानी से आखिरकार निकल जाता है, बट तभी जैसी पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफी डर जाता है, क्योंकि उसके सामने वो खतरनाक किस्म की स्केलेटन पानी से बाहर आ जाती है। वो यांग से कहती है कि ये तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस है, तुम इतने काबिल हो कि तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस किसी भी आग को जला सकती है। इसे मैं आज तक ढूंढता आ रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत का जवाब नहीं। इसलिए बच्चे, अब तुम मेरे चेहरे को देखने के काबिल हो। मैं इस एंशिएंट स्टोन में काफ़ी देर तक इसमें कैद रहा, बट आज तुमने मुझे यहाँ से आज़ाद कर दिया। तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं आज बाहर आ गया हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होऊंगा, ताकि मैं तुम्हारी बॉडी का बेहतर इस्तेमाल कर सकूँ। जिसके साथ ही वो यांग को अपने दोनों हाथों से उठाकर उसकी सोल को ऑब्जर्व करने लगता है। वो यांग की सारी कल्टीवेशन सोल एनर्जी अपने अंदर प्रोसेस करने लगता है। वहीं यांग अपनी पूरी ताकत से इसे होने नहीं देता, मगर उसे दर्द के सिवा और कुछ भी महसूस नहीं होता। जिस पर वो स्केलेटन उसे कहता है कि हार मान लो बच्चे, तुम्हें इससे ज्यादा दर्द फिर नहीं होगा। इसके साथ ही वो यांग की पूरी सोल पावर्स को प्रोसेस कर लेता है। वहीं यांग खुद से कहता है कि क्या मैं यहाँ मरने वाला हूँ? वहीं वो स्पिरिचुअल स्केलेटन उसकी अब बॉडी को प्रोसेस करने लगता है। यांग को अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती, मगर तभी एक रोशनी निकलती है जो कि किसी एक लड़की की होती है, जो कि यांग से कहती है कि ये वक्त हार मानने का नहीं है प्यारे यांग काई। जिसके बाद लड़की यांग के पास जाकर उसका सर उठाकर उसे कहती है कि इस साल तुम लिंग जाओ पवेलियन में एंटर करोगे। तुमने हजारों लोगों का मजाक झेला है, उन सभी ने तुम्हारा मजाक आज तक बनाया है और बनाते
आ रहे हैं, उन्हें कर दिखाने का वक्त है। जिस पर यांग उदास होते हुए कहता है कि मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, आज तक हारा हूँ, हर बार नाकाम हुआ हूँ। जिस पर लड़की उसे कहती है कि तुमने आज तक जिंदगी और मौत की जंग कभी नहीं लड़ी, तो जैसे मैं कह रही हूँ उठो, ये तुम कर सकते हो, ऐसा मैं कह रही हूँ, और ख़ुद को पहचानो, जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इसलिए याद रखना अभी बहुत कुछ बाकी है, तो ये वक्त हार मानने का नहीं है। और इतना कहती ही वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो स्केलेटन दोबारा से अवेक हो जाता है और सीधा यांग की अब बॉडी प्रोसेस करने लगता है। तभी यांग उसे कहता है कि जब तक मैं सोच सकता हूँ तब तक सोचना भी मत, के बिना मैं ताकत भी हार मान लूंगा। जिसके साथ ही वो अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लेता है और फिर उस स्पिरिचुअल स्केलेटन बॉडी को ही अपने अंदर प्रोसेस करने लगता है। वो स्केलेटन पूरी कोशिश करती है मगर यांग इसे होने नहीं देता और फिर वो ही उसको पूरी तरह अपनी बॉडी में समा लेता है और खुद से कहता है कि इस बार मैं जीत गया, और सुकून की सांस लेता है। ये सोचते ही वो काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। इसके साथ ही वो अपनी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी की ऑरा रिलीज कर देता है, जिसे पता चलता है कि अब यांग पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और इसी के साथ यही भी दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों ये वाली सीरीज ज़रा बराबर भी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसका अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।